तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के लाइव जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी ओकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी आपके पास आना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पहले स्मार्ट सिटी, अब रिंग रोड और एलिवेटेड रोड, ये सपने बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी की परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है, क्या प्लान, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा? देखो, मैंने जब देहरादून और पूरे राज्य की बात आती, मैं एक बात पहले से कहता हूँ कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो काम हम किसके लिए कर रहे हैं, पहला सवाल है। और जब अगर हम उस काम को करते हैं तो कैसा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, और जिनके लिए हम कर रहे हैं उस काम को क्या हमने उनको पूछा है। और जो आपने अभी कहा कि एलिवेटेड रोड, रिंग रोड और ये तमाम और जो तमाम सुविधाएं यहाँ पे लोगों के लिए की जा रही है उसको होना चाहिए, ज़रूरत है उसकी। और जैसे जैसे अस्थायी राजधानी में लोगों की जिम्मेदारी, लोगों के काम, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब काम होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने कितनी तैयारी की है। जैसे स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लेकिन उसका एक भी मतलब सफल काम सामने पे नहीं आया, एक भी आउटपुट दिखाई नहीं दिया। अभी हाल ही में आप देखो कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो गया, क्या बोलेंगे हम उसको, एक सामान्य भाषा में गए तो पता नहीं कहाँ गया। लेकिन अभी आप देहरादून में घूमिए, देहरादून में सिटिंग के लिए मतलब बैठक सुविधा बन रही है कि लोग आने जाने वाले लोग बैठें, थोड़ी देर आराम करें फिर आगे चलें। तो जो वो बन रहे हैं टेम्परेरी शेल्टर भी नहीं बोलेंगे उसको, बहुत सुंदर बन रहे हैं, नो डाउट। उनके बनाने में, उन पे जो मटेरियल लग रहा है उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ऐसी जगह बन रहे हैं कि वो कबाड़ खाने में तब्दील हो जाएंगे, जहाँ ना लोगों का आना जाना है, जहाँ ना कोई बस रुकती है, जहाँ कोई किसी भी तरह का कोई पब्लिक पैलेस है ही नहीं वो, कि जहाँ पर उसको जो शेल्टर जो बन रहे हैं उसको बनाने की कोई सुविधा है। मैं उस विश्रामालय, हम उसको कैसे, उसका नाम पता नहीं क्या दिया स्मार्ट सिटी ने, अब उस पर लिखा नहीं गया, लेकिन इतना सुंदर है, पहाड़ी लुक उसको दिया जा रहा है। मैंने एक दो देखे जो बन रहे हैं, उनको भी कम से कम 10-12 में देख के आया हूँ पूरे देहरादून में। तो वो कहीं पर भी कौन बोल रहा है इसको कि कहां पर बनाना है, जहां पर बनाना है वहां पर नहीं बना रहे हैं। कुछ बने हुए भी थे, उनको उखाड़ा गया। जहां पर बस आती है ना, पब्लिक जो सिटी बस चलती है जहां रुकती है, कम से कम वहां तो बनना चाहिए। या तो सिटी बसों का एक अड्डा बना दो, 4 कोनों में, 4 दिशाओं में बना दो। तो ये ऑटो का अड्डा बना दो, 4 दिशाओं में बना दो, ताकि ऑटो, विक्रम, जो 3 व्हीलर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं हुई है। आपको बता दूं मैं कि जब दिल्ली का क्लाउड देहरादून की तरफ बढ़ेगा, कि जिस तरह से देहरादून से दिल्ली की दूरी बता रहे हैं लोग, जिसका बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सरकार कि 2 घंटे 3 घंटे में दिल्ली का सफर देहरादून हो जाएगा। तो जो दिल्ली वाला, जो दिल्ली साइड के जो ट्रैफिक देहरादून में पहाड़ की तरफ आता है वो सीधा मसूरी जाता है जी। तो हमने क्या उसके लिए पूर्व तैयारी की। और जब ये हमारी स्थायी राजधानी है, यहाँ पे जितने लोग दिल्ली से तो बाद में आएंगे, लेकिन इनको इस आंकड़े का पता है कि यहाँ कितने लोग रोज आते हैं, कितने लोग जाते हैं। एक सामान्य तौर पे जो आने जाने का जो एक रेशो दिखाई देता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका रेशो ये कहा जाता है कि जितने लोग यहाँ रहते हैं परमानेंट, उतने लोग आने जाना रहता है। एक बर्बली आंकड़ा है, एक सामान्य आंकड़ा माना जाता है जब लोगों को गिना जाता है। तो उसके लिए कोई रास्ता, कोई तैयारी नहीं की गई हम लोगों ने। और हमारी अस्थायी राजधानी नहीं है, चाहे स्थायी राजधानी मान लो, जब यहाँ सब कुछ कर दिया इन्होंने, लोगों का आना जाना है, तो हम जो ये सब चीजें बना रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के लिए साथ हमने इन सब चीजों को क्यों नहीं लिंक किया कि कहां पर कौन सी चीज बननी चाहिए। आप देखो देहरादून में फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ जो थे वो पता नहीं कहां चले गए। देहरादून में जो फुट ब्रिज बने हुए हैं, उस फुट ब्रिज पे चूहा नहीं जाता। ये हंसने वाली बात है, हास्यास्पद है। करोड़ों रुपए का जो फुट ब्रिज बनाया गया, एक सामान्य बात है कि जहां पर फुट ब्रिज बनाया गया वहां उस पर कोई जाता ही नहीं है। ठीक है सर, जवाब एक दो जगह और जगह पे उस पर कोई जाता ही नहीं। हम ये नहीं कहते नहीं बना है, उसको हम पत्रकारिता की भाषा में अगर कहेंगे, सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी। जवाब ये डिस्कशन करेंगे, ये चीजें सामने आ रही है। संजीव वर्मा जी, आपने अभी सुन लिया प्रेम पंचोली जी ने जो भी बातें कही हैं, और पर्यटक प्रदेश है तो अच्छी बात है कि हमारे वहाँ पर्यटक बढ़े, लेकिन प्लानिंग क्या है? रिंग रोड बनी जाएगी, एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, स्मार्ट सिटी पहले से ही बन रही है, लेकिन फिर भी असुविधाएं हैं। देवी जी देखिए, जिस प्रकार से सड़कें वही हैं, कुछ चौड़ी हुई हैं और काफ़ी हद तक चौड़ी हुई हैं, लेकिन जितनी हमारे पास
कैपेसिटी है वहाँ तक सड़कें चौड़ी कर चुके हैं। किंतु आप ये देखिएगा कि पिछले यदि 20 साल का और आज का हम कंपैरिजन करते हैं तो जो ट्रैफिक का लोड है वो ट्रैफिक का लोड मैं सोचता हूँ 200-300 गुना ज़्यादा बढ़ा है। और साथ ही जो बाहर से हमारे पर्यटक आते हैं उनका भी लोड है और जो अपना लोकल का लोड है वो बराबर सड़कों पे रहता है। और उससे उस लोड को हम कैसे डिवाइड करें ताकि सड़कों के ऊपर जाम ना लगे और जो भी व्यक्ति लोकल हो चाहे बाहर से आने वाले हैं उनकी यात्रा का भी अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इसी करके अभी जो हमारा दिल्ली दून वाला एलिवेटेड रोड मैं सोचता हूँ अगले 2 महीने में पूरी तरह से वो तैयार हो जाएगा। और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा पर्यटन है वो अपेक्षाकृत डबल हो जाए या डबल से भी ज़्यादा हो जाए, इस प्रकार की गुंजाइश है और इस प्रकार की आशाएं हैं। और उससे जीडीपी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, तमाम चीज़ों में एक उत्तराखंड का अपग्रेडेशन होगा। साथ ही उस लोड को पाटने के लिए अभी 5,000 करोड़ की जो रिस्पना के ऊपर और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड्स की जो सरकार की प्लानिंग है उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जो एक रिंग रोड के माध्यम से जितना बाहर से ट्रैफिक आता है तो जो मसूरी जाने वाले हैं उनको शहर के अंदर प्रवेश ना करना पड़े, वो बाहर के बाहर रिंग रोड के माध्यम से अपना मसूरी तक जा सके। और इसी प्रकार के सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। जो उनका विजन 2025 यानी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में जो लगातार काम कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार के माध्यम से किसी प्रकार का न तो पैसे की कमी है और जो भी अपने प्रोजेक्ट दिल्ली लेकर जाते हैं तो दिल्ली वाले हमारे केंद्र सरकार भी खुले हस्त से उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग देते हैं। उनका आशीर्वाद लगातार उत्तराखंड को मिल रहा है। और अभी आप ये देखिएगा अगर आप पुराना उसको कंपैरिजन करें तो 15 से लेके 22% तक हम केंद्र सरकार से अपनी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धन लाने में माननीय मुख्यमंत्री जी कामयाब हुए हैं। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। और साथ ही प्रदेश की आय कैसे बढ़े उसके लिए भी वो निरंतर काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, ये उत्तराखंड का सौभाग्य भी है। और लगातार हम लोग विकास के पथ पर लगातार काम कर रहे हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी उनको जब विकास से तो मतलब है नहीं और विकास दिखाई देता नहीं। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो वो उल्टे नैरेटिव पेश करने का काम करते हैं। और देखकर भी जैसे एक अब उनको उपमा भी क्या दूं, या तो उनको चश्मे के अपने नंबर चेंज कराने चाहिए। ठीक है सर, उस पर चर्चा करनी मैं वक्तव्य ले लेती हूँ। आशीष सैनी जी, एक विजनरी मुख्यमंत्री जब एक बात बोलते हैं तो फिर सवाल किस बात पर है? आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? मुख्यमंत्री पर जो सवाल है वो हमारे उनके काम को लेकर नहीं है। हमारे सवाल होते हैं जो वो काम नहीं कर रहे हैं या वो जो काम उन्हें करने चाहिए वो नहीं कर पाए, तो हम आलोचना अगर करेंगे तो उन मुद्दों पर करेंगे जो नहीं है। एलिवेटेड रोड बनाना और साथ में रिंग रोड बनाना, जहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है उसे बनाना, और जहाँ भी ट्रैफिक को अधिक नियंत्रित करने के लिए, बाइफिकेट करने के लिए, और जो भी अच्छा काम मुख्यमंत्री करेंगे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनके इस निर्णय के साथ उनका धन्यवाद भी देगी और स्वागत भी करेगी। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बहुत सारे कसीदे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पढ़े। मेरा ये निवेदन है कि यदि आप उनको खुद ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं और बिल्कुल उनका विजन बहुत अच्छा है,
तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया उनको उनके पद से बिना कारण मत हटाइएगा। पहली बात तो इनसे एक वादा लीजिए आज अपने चैनल पर कि ये मुख्यमंत्री जी को नहीं हटाने जा रहे हैं, 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की आलोचना, सरकार की आलोचना हम उन विषयों पर करते हैं जो नहीं करते। जैसे स्मार्ट सिटी की बात की, आज स्मार्ट सिटी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। स्मार्ट सिटी से बाहर निकलते हैं, हम देहरादून की व्यवस्थाओं की, शहरी व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो उनकी कहीं दूर तक की स्थिति नहीं है। देहरादून जो देश के टॉप 10 जिलों में आता है, आज देहरादून की हालत ये है कि देहरादून में हल्की सी बारिश के बाद भी जलभराव हो रहा है। पीने के पानी से लेकर सैनिटेशन तक एक तरफ तो ऐसी कोई व्यवस्था ढंग से नहीं बन पा रही है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो राजपुर रोड को ऐसा पकड़ लिया है कि उसका सौंदर्यीकरण करने में लगे हुए हैं। सौंदर्यीकरण ठीक ऐसी ही है जैसे किसी लाश को ब्यूटी पार्लर पर आप ले जाकर बिठा दो। तो वास्तव में उसके अंदर प्राण डालने की जरूरत है, उसको शक्ति और ऊर्जा और अच्छे इलाज की जरूरत है। उसका मेकअप करने से कुछ नहीं होगा। नहीं तो जितने हॉस्पिटल है सब मरीजों का मेकअप करिए, वो सुंदर हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होंगे। वही स्थिति आज ये कर रहे हैं। जब हम विधानसभा सत्र चलाने की बात करते हैं तो सरकार चलाती है 2.5 दिन का सत्र, और एक दिन के सत्र अगर 6 बजे प्रदेश आपको लाश दिखाई देता है। प्रदेश आपको लाश दिखाई देता है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? एक बार वक्तव्य ले लेते हैं उसके बाद। शर्म नहीं आती बोलते हुए? लाश है उत्तराखंड। नहीं, आप मैंने जिसको लाश कहा है आप समझ चुके हैं। आप बौखलाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपकी बुद्धि में गोबर भर चुका है, तो आप इस तरह की बातें करके आशीष जी प्लीज इस तरीके का वक्तव्य बात करनी प्लीज। आशीष जी इस तरीके का वक्तव्य निहायत बदतमीज है आप। ठीक है, प्लीज संजीव जी और आशीष जी पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं, अपनी बात रखें। बिल्कुल बदतमीज है आप। इन्होंने अपना वक्तव्य देते समय बार बार कहा कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। भाई कांग्रेस तो सरकार में नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में है। कोई हमारे अगर सवाल है अगर आप सुन लेंगे वो जनता के हित के हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो जनता तो सुन रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बार बार हर वक्तव्य पर ये बात कहना कि कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस ऐसा कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ में आपके पास 47 विधायकों की बहुमत की सरकार है। ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने में दिक्कत आ रही है? लेकिन आप यहाँ का काम छोड़कर, यहाँ की आपदा छोड़कर, यहाँ की स्थिति छोड़कर आप चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए, उसके लिए आपके पास फुर्सत है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए एलिवेटेड रोड और आउटर रिंग रोड बनाने की बात हुई है, लेकिन जब पर्यटकों की सुविधा के लिए क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्ति कोई रोजगार शुरू करते हैं, कोई रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो आपने उनको महंगी बिजली देना शुरू किया है। और रही बात ये हाईवे की जो बनने जा रहे हैं, केंद्र सरकार के हाईवे बन रहे हैं, और एक केंद्र सरकार के हाईवे कोई मोदी जी का उत्तराखंड को उपहार नहीं है। आज देहरादून के बॉर्डर से देहरादून जाने में 150 से 200 रुपए तक का टोल देना पड़ रहा है। ये भी इसी सरकार की मेहरबानी है। ठीक है आशीष। पर्यटकों से टैक्स वसूलना चाहते हैं, महंगी बिजली से यहाँ के कारोबार को कमजोर करना चाहते हैं, और सुविधा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर आप कुछ भी उपलब्ध नहीं करा रहे। आज कहीं पे भी कारोबार सुरक्षित नहीं है, कारोबारों में घाटा हो रहा है, जिसके लिए इस सरकार की अदूरदर्शी नीति जिम्मेदार है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप पर्यटकों को ला रहे हैं तो स्थानीय रोजगार को, होटल्स को, रेस्टोरेंट को भी मजबूत करने का। ठीक है दीपक रावत जी, जो सवाल कांग्रेस उठा रहे विपक्ष के तौर पर, क्या आप उससे सहमत हैं कि ये तो अच्छी बात है कि हम स्वागत करेंगे आप डेवलपमेंट करें, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो देखने लायक हैं और आपको उस पर काम करना चाहिए? देखिए, जिस स्मार्ट सिटी की बात, जिस प्रोजेक्ट की बात आज की जा रही है, 2015 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने अगस्त में, शायद 15 अगस्त की दिन ये कहा था कि पूरे भारतवर्ष में मेरा एक सपना है कि 100 स्मार्ट सिटी वो बनाएंगे। और उसमें और 25 जून, शायद हाँ उसी 25 जून पे इस परियोजना में काम शुरू हुआ 2015 में। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2015 से लेकर आज हम 2024 में कम से कम 9 वर्ष हो चुके हैं। कुछ सिटियां स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इसमें वाराणसी भी है, इंदौर भी है, चेन्नई भी है, और ये कुछ सिटी हैं जो स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं। सर्वप्रथम तो क्या कारण है कि उत्तराखंड में, जबकि छोटा राज्य है, छोटी सी राजधानी देहरादून थी, वो स्मार्ट सिटी अब तक नहीं बन पाई। क्षेत्रफल के मायने से अगर देखा जाए तो वाराणसी बहुत बड़ा है, इंदौर भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। देहरादून उत्तराखंड में अगर माना जाए, उत्तराखंड में देहरादून में स्मार्ट सिटी अब तक नहीं आया। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है वो खाली स्मार्ट सिटी जो बोर्ड कलर चेंज करने से नहीं है, रोड चौड़ी करने से नहीं है।
आपको उसमें जो नई तकनीकी है उसके माध्यम से जो लोग उस शहर में रहते हैं जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं देना है। और उस सुविधाओं के मामले में जब हम ध्यान देते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो हम आपको देखिए जिस तरीके से ड्रेनेज, जब बरसात शुरू होनी थी उससे पहले सरकार क्या दावा कर रही थी कि हमने ड्रेनेज सिस्टम में बहुत अधिक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और उसका नतीजा क्या हुआ? जब विपक्ष प्रश्न कर रहा था कि आप लोगों ने सारे मेन होल खोल दिए हैं, बंद कर दिए हैं, तब सरकार का कहना था कि हमने बहुत पैसा लगाया है। नगर निगम का कहना था स्मार्ट सिटी के माध्यम से कि हमने पीडब्ल्यूडी जो इसको काम करती है उसके अंतर्गत दोनों विभाग मिले हुए थे, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा, नगर निगम ने कहा, दोनों ही राज्य सरकार के अंतर्गत थी, हमने बहुत अच्छा काम किया। उसका नतीजा क्या हुआ? आपने देखा जरा सी बारिश में जल भराव। जो स्थिति आज इनको लग रही है ट्रैफिक की, आप देखिए जिस तरह से रोडें, जहां रोडें चौड़ी करनी है वहां रोडें चौड़ी हो गई हैं, इनका कहना है रोडें चौड़ी कर दी हैं। तो इसके बारे में अगर सरकार काम कर रही थी तो ये सरकार आने वाले 10-20 साल का एक अज्यूम करके क्यों नहीं चलती है कि क्या क्या समस्याएं आनी पड़ रही, भविष्य में आ सकती हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस प्रकार से घोटाले उत्तराखंड में हुए हैं उसका ये नतीजा है दिव्यदर्शिनी जी कि इस बार के 2024 के बजट में केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पैसा नहीं आया है आज की डेट में। और आपको जानकारी दे दूं तो स्मार्ट सिटी का ऑफिस भी बंद करना पड़ा है, उसको मर्ज करना पड़ा है इन्हें किसी दूसरे विभाग में। तो जितनी बुरी स्थिति, हम दूसरे राज्यों की तो नहीं कह सकते, लेकिन स्मार्ट सिटी की जितनी बुरी स्थिति, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री के जो सपना था, उसकी जो सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं किसी राज्य में हुई है तो मुझे लगता है वो उत्तराखंड में हुई है और नीचे देहरादून में हुई है। घोटाला अगर किसी पे लगा है, घोटाले के आरोप अगर किसी में लगे स्मार्ट सिटी के नाम पे, तो वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पे लगे हुए हैं। तो ये चीजें जो देखने वाली हैं, ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार को काम करना पड़ेगा और काम करने की जरूरत है। आगे भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कमी है, क्या प्लान बनाया जाना चाहिए जिससे जो सपना देखा जा रहा है वो पूरा हो सके, लोगों को सहूलियत मिल सके। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि अब जल्द ही रिंग रोड और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। उससे जो पर्यटक हैं वो दोगुनी संख्या में इस प्रदेश में आएंगे और लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन इससे पहले विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे धांधली हुई है या जो पैसा बहाया गया है वो कहाँ है, उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार चर्चा करें। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर मंशा पर सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जो कुछ घोषणा करते हैं उनका क्रियान्वयन कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसमें समस्या आती है। स्मार्ट सिटी में भी यही देखा गया, घोषणा हुई लेकिन जिन्होंने काम करवाना था, जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी थी, वहां पर लेवल पे काम ठीक से नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ये है कि हम पैसा बहाते चले गए लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी हम कह नहीं सकते हैं कि स्मार्ट हुई है। तो आगे किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वो काम पूरे होंगे? दिव्य जी, देखिए, स्मार्ट सिटी का मैं सोचता हूँ 80 से 90% काम कंप्लीट हो चुका है, किंतु 10% ऐसा काम है और वो जो काम है जो शेष अभी बचा हुआ है उसे हम बचा हुआ भी नहीं बोल सकते हैं। जो डीप सीवरेज का काम है, डीप सीवरेज में क्योंकि बहुत पुरानी मैं सोचता हूँ कई दशकों से पुरानी लाइनें जो अंदर पड़ी हुई हैं, उन लाइनों में कहीं ना कहीं जो टेक्निकल फॉल्ट कभी किसी सेक्टर में आ जा रहा है, कभी किस सेक्टर में आ जा रहा है, उनकी वजह से दोबारा से उनको खोद कर फिर दोबारा से नई लाइनें दोबारा से डालनी पड़ रही हैं। वो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। और उसके अलावा बाकी जो आप ये देखिएगा, चाहे फुटपाथ की बात हो, चाहे स्मार्ट टॉयलेट की बात हो, स्मार्ट एटीएम की बात हो, स्मार्ट सिग्नल्स की बात हो, अच्छे एक रूपता की बात हो और सुंदरता की बात हो, स्वच्छता की बात हो, तो हर लिहाज से काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। और आप ये देखिएगा, जो केवल और केवल एक ही चीज में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है और बहुत शीघ्र उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। जो हम सरकार के द्वारा जिन भी अधिकारियों के द्वारा, जिन भी कर्मचारियों के द्वारा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लेट लतीफी की गई, ऐसे तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही भी की गई और उस संस्था से काम लेकर अन्य विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग को भी पूर्व में हस्तांतरित किया गया ताकि काम टाइम बाउंड हो। और संजीव जी, आप ही के विधायक हैं, विनोद चमोली जी जो पहले स्मार्ट सिटी बोर्ड में हुआ करते थे, उन पे चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, ऐसे कई विधायक हैं जो सवाल उठा चुके हैं और उनका कहना है जो ब्लूप्रिंट बना था स्मार्ट सिटी का उस पे तो काम हुआ ही नहीं है, बस काम पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वो प्रारूप है ही नहीं जो पहले ब्लूप्रिंट में बताया गया था, जिसका प्लानिंग की गई थी। तो फिर किस तरह से किया जा रहा है कि 80-90% काम हो गया, 10% बचा है, यानी कि अब तो बस खाना पूर्ति की जा रही है और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। दिव्या जी, देखिए, अब हमारे माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी उसको तो वही बता पाएंगे, किंतु मैंने जैसे अभी आपसे पहले भी बोला कि 80-90% काम हम लोग जो प्रस्तावित था वो उसमें पूर्ण हो चुका है। उसमें लगभग 10-15-20% ऐसा काम है जो जैसा माननीय विधायक जी ने बोला, तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला वो उससे हम बता सकते हैं उस बात को। लेकिन जो मैंने आपसे भी डीप सीवरेज की बात करी, केवल वो डीप सीवरेज की वजह से कहीं पर फॉल्ट आता है तो वो सड़क को दोबारा से वहां पर पैच लगाना पड़ता है, खोदना पड़ता है, जिससे मैं सोचता हूँ जो काम पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था वो उसको पूर्ण होने में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, भौगोलिक रिपोर्ट्स भी हैं जो ये कहती हैं कि देहरादून जैसे क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर बहुत प्रेशर जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक का जिस तरीके से लोड यहाँ पर बढ़ गया है और पर्यटक बढ़ेंगे ये भी कहा जा रहा है, तो इसको आने वाले वक्त के लिए क्या साइन मानते हैं, क्या संकेत मानते हैं? देखिए, देहरादून में लोगों का आना तो लगातार रहेगा, क्योंकि जब से राज्य अलग बना है तब से लोगों की आने की संख्या यहाँ ज़्यादा हुई है। अदरवाइज यहाँ तो रिटायरमेंट के लोग और जो आराम से रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन ये
ये अस्थायी राजधानी बनने से यहाँ लोग आए, लोकल लोग भी आए और बाहर से आने वाले लोग भी आए, सरकारी कर्मचारी भी आए, कहीं से कोई ट्रांसफर होके आए तो उसने भी यहीं घर बना दिया। उसके पहले भी सपने रहे थे कि अगर मैं उत्तराखंड जाऊंगा तो शायद मैं वहीं घर बना लूंगा, तो इनके लिए अच्छा, ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए। तो ये तो आते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो साधन है हम उसका सदुपयोग कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हम उन साधनों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं जो संकट पैदा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो देहरादून के लोग हैं उनकी बात करूंगा, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको छोड़ो, जो देहरादून में रोज जाते हैं और थोड़ा जो राज्य के लोग और आते हैं, देहरादून की हृदय स्थली जिसको कहेंगे, घंटाघर और दून हॉस्पिटल और तहसील चौक, तहसील चौक के ठीक सामने पे दून हॉस्पिटल है, जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि राज्य के लोगों को कोई काम चलता होगा। थोड़ा सा भी बीमारी होगी तो लोग लाइन लगी रहती है, और वो आत्मा है देहरादून की। उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो क्लाउड है वो इधर से हरिद्वार रोड से जाता है, और जब वो उनको सड़क क्रॉस करनी पड़ती है दून हॉस्पिटल जाने के लिए, वहां पर एक पुल बनाया गया, फुट ब्रिज बनाया गया। उस फुट ब्रिज में मैंने पहले भी कहा था कि उसमें चूहा नहीं जाता है। क्यों बनाया मेरे समझ में अब तक आई नहीं बात, कि चलो बन गया था वो, उसके बाद स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी के लोगों को उसके नट बोल्ट उठाड़ करके ऐसे जगह बना देते, दिखा तो देते कि ये गलत जगह था, ये हमने अच्छी जगह बनाया, अब इसमें लोग जा रहे हैं। उसमें इतने गंदे काम होते, नंबर 2 के काम होते, अनैतिक काम होते हैं, असंवैधानिक काम होते हैं उस पुल के अंदर रात को, जब उसमें डर के मारे कोई जा ही नहीं सकता। पुल के नीचे भी खड़े नहीं रह सकते, महिलाएं वहां ज्यादा खड़ी रहती है। तो ये एक उदाहरण है कि इस तरह से यहाँ पर चीजों को बिगाड़ा गया है। और दूसरे तरीके से ये बिगाड़ा गया कि जब यहाँ क्लाउड आएगा, लोग आएंगे, तो जैसे सहदारा रोड पे पूरी जंगल काट दिए, पूरे पेड़ काट दिए हैं, वो कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि जो हमारे पास है, जैसे देहरादून में ट्रैफिक का बड़ा सवाल है, तो क्या हमने 3 व्हीलर का कोई निश्चित स्थान बनाए 4 कोनों में या शहर के बीचों बीच में? क्या हमने पैदल चलने वालों के लिए कोई सुविधा की, अंडरग्राउंड अंडरपास बनाया या ऊपर फुट ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। क्या हमने पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता बनाया? नहीं बनाया। बिजली पानी की व्यवस्था हमने क्या बहुत अच्छी कर दी है? नहीं कर दी है। लेकिन बिजली पानी के लिए पोल भी गाड़े गए होंगे, उसके लिए बिजली को तार के अंडरग्राउंड के लिए काम भी किया गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया। लेकिन मैंने पहले बोला कि सुविधा पूरी है, पर व्यवस्था जो अधूरी है ना, ये लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहे। लोग संकट में हैं कि ये हो क्या रहा, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? तो ये बड़ा सवाल हो रहा है कि भ्रष्टाचार की चीजें तो सब सामने पे लोग बोल रहे हैं, विरोधी लोग जो विपक्ष में रहते हैं वो लगातार बोलते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जब हम खबरें करते हैं और हमारे साथी खबरें करते हैं, उन खबरों में यही आता है कि भाई दून हॉस्पिटल है, लेकिन सड़क क्रॉस करके पाले तरफ जाएं कैसे जाएं? बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि जो दून हॉस्पिटल की ओपीडी है, उस ओपीडी से अस्पताल की तरफ जाने के लिए जहां वार्ड है, जहां एडमिट होते हैं, वहां भी पहले सड़क क्रॉस करनी पड़ती थी। बड़ी मुश्किल से हमारे अखबार के लोगों ने बहुत ज्यादा किया, ये विपक्ष के लोगों ने कुछ नहीं किया। विपक्ष लोगों ने तब बोला जब वो पुल बन गया कि ये तो गलत जगह बना, और मैं कहता हूं गलत जगह नहीं बना। वो यानी कि आप इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्रियान्वयन में प्रॉब्लम है, मंशा में कोई समस्या नहीं है। मनसा बोलेगा, अब वो भी एक मनसा है, क्योंकि जब आप बात करेंगे कि वो सड़क कैसी बननी चाहिए, बस अड्डे कैसे बनने चाहिए, मनसा तो है उस आदमी की बनने चाहिए, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, सत्ता के नेतृत्व करने वाले लोगों के मनसा है। लेकिन जो कर रहा है ना, उसकी मनसा में जो खोट है, वो खोट हमारे नेतृत्व करने वालों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ये बीच का जो गड़बड़ है ना, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, वहीं से सारे खेल खराब हो रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि जिस दिन एलिवेटेड रोड बन जाएगी दिल्ली देहरादून की, सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। और स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं था इनके पास, अगर था भी तो दिखाया नहीं गया, किसी से पूछा नहीं गया। किससे पूछा है, कौन जानकार लोग हैं? क्योंकि देहरादून का तो विस्तार करना चाहे था ना, शिमला बाईपास से लेकर के विकास नगर तक, और इधर ऋषिकेश से लेकर के, ऐसा लगना चाहे था कि मतलब देहरादून को छेड़ना नहीं चाहे था ना। अब वहीं खोद रहे हैं, वहीं पे पोल गाड़ रहे हैं, वहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और हासिल पाए जीरो आ रहा है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, ये बड़ा सवाल है।
ऐसा नहीं कि खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आप लोगों को जनता ने कभी सत्ता में आने का मौका हाल फिलहाल में नहीं दिया, बीजेपी कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा दिया और आपने कहा कि हम जनता की आवाज उठाते हैं। जैसा कि अभी प्रेम पंचोली जी ने भी कहा कि पत्रकारों ने आवाज उठाई, विपक्ष ने नहीं किया। तो क्या विपक्ष का भी एक सेट एजेंडा नहीं होता कि आज ये सरकार को हमें बताना है, या इस जब तक ये पूरा नहीं हो जाता हमारी रोड मैप ये रहेगी? देखिए, होता क्या है कि जब जो सरकार होती है, सरकार अपना एक प्रोजेक्ट बनाती है विकास के, जो उनको विकास जहां पर करना हो, जिस स्वरूप में करना हो, तो वो पब्लिक के सामने तो डोमेन में तो नहीं आता है। जब सरकार वहां काम कर रही होती है, निश्चित रूप से जिसके बारे में पंचोली जी कह रहे हैं, जब वो पुल निर्माण हो रहा था तो हमें लगा कि शायद वो अस्पताल को टच करेगा और अस्पताल के लोग ऊपर ही ऊपर निकलेंगे, शायद कि ट्रैफिक में ना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन आप समझ में आ रहा है कि उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे। तो ये जो वही समस्या है। तो हमें तो जो विपक्ष हो या जनता हो, जनता को तो तब समझ में आता है जब वो कार्य बिगड़ चुका होता है या सरकार उसमें फेल हो चुकी होती है। अब इसी का एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, जहां पंचोली जी ने उदाहरण दिया। IITI निरंजनपुर में एक पानी की टंकी बनी हुई है, पिछले 10 साल हो गए हैं, और आपको बताऊंगा उसमें एक बूंद पानी भी नहीं चढ़ता, क्योंकि वहां पानी कभी चढ़ने लगा बनाया ही नहीं गया। तो वो टंकी किस मत से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, और आप अपने पत्रकार को कहीं भेजेगा, अपने सहयोगी को, वहां जाके देख के आएगा, एक पूरा खड़ा, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो खड़ी हो रखी है, बहुत बड़ी टंकी है, लेकिन वो खड़ी हो रखी है, कहां से आया है? तो जब सरकार इस तरह की कोई योजना लाती है तो पब्लिक डोमेन में तो आता नहीं है। जब वो किसी कार्यदायी संस्था को देती है या कोई उसको बनाता है, उसके बाद जब वो स्थिति खराब हो जाती है या वो प्रोजेक्ट विफल हो जाता है, तब जनता को पता चलता है। यदि अगर ऐसी कोई सिस्टम बने कि भाई पूछा जाए, जिसमें जो पंचोली जी कह रहे हैं कि भाई जनता जिनके लिए बन रहा है, जिनके लिए किया जा रहा है, यदि उनकी राय मशवरा ले लिया जाए या जो एक्सपर्ट है उनकी राय मशवरा ले लिया जाए, तो बहुत हद तक जनता का पैसा जो सरकार के माध्यम से खर्च हो रहा है विकास में, वो बचा जा सकता है। लेकिन सरकार तो अपने हिसाब से करती है ना, सरकार तो अपने हिसाब से, मनमाने हिसाब से कर रही है। जनता और विपक्ष को तो तब पता चल रहा है जब वो चीज गलत हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। और अगर हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इन सारी चीजों में जनता के सहयोग और जनता के विचारों को मिलके कार्य करने चाहिए। भविष्य में अगर कोई भी सरकार आती है या जो वर्तमान सरकार है, ये भी अगर कोई काम करना चाह रही है विकास का, तो जनता के सहयोग और जनता के विचार को भी लेना चाहिए। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आप लोगों के समय पर क्या हुआ, बीजेपी के समय पर क्या हुआ, ये सबको पता है। बार बार आरोप प्रत्यारोप इसमें लगते रहते हैं, लेकिन जिससे कहा जाता है कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, या आप जो कह रहे हैं कि हम भी स्वागत करेंगे, ऐसा कौन सा प्रपोजल विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने सत्ता के सामने रखा जो आपको लगता है कि माना नहीं गया, अगर मान लेते तो शायद बेहतरी होती? देखिए, पहले तो लोकतांत्रिक सिस्टम में विपक्ष द्वारा कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं। सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव लाती है और स्वयं के निर्णय पर सारे कार्य करती है। यदि कहीं एक आध जगह पे जहां भी हमें गलत दिखाई देगा, तो हम अपनी बात अपने तरीके से, चाहे हम सदन में कहें, चाहे सड़क पे कहें, पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहें या आप लोगों के माध्यम से कहें, ये कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन अपने आलोचना और अपने जो विरोध के स्वर है वो हम कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि स्मार्ट सिटी को लेकर बात हो रही है और प्लस अन्य कई चीजों को। धामी जी ने यदि बाईपास और जो एलिवेटेड बाईपास है और एलिवेटेड रास्ते हैं, फ्लाईओवर्स हैं, अगर ये बना रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि किसी भी शहर के लिए बहुत आवश्यक चीज है फ्लाईओवर बनाए जाए, ताकि यात्रा हमारा सीधा कहना है कि बाहर से कोई प्रवेश करता है और उसको शहर के पार जाना है, तो शहर की आबादी को परेशान किए बगैर वो निकलना चाहिए जी। लेकिन समस्या कहीं और है। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा भाजपा के कि हमारा 90% काम पूरा हो चुका है और 10% काम बचा हुआ है। कोई 90% का कोई ऐसा काम इन्होंने पूरा नहीं किया और 10% कोई काम ऐसा नहीं जो बचा हुआ है। देहरादून के अंदर केवल एक चीज हुई है कि जो अतिक्रमण था कुछ जगहों पर वो हटाया गया, वो किसी की भी सरकार में हटाया गया हो उसका स्वागत किया जाएगा और लोगों ने किया भी है। दूसरा, एलिवेटेड हाईवे और बाईपास बना है, उसका भी स्वागत किया जाएगा। मसूरी बाईपास ही बना हुआ है पहले से, जब हरिद्वार से आने वाले रास्ते पे कभी बहुत ट्रैफिक होता है तो उसको डाइवर्ट भी किया जाता है। दूसरा, विधानसभा को आप शिफ्ट कर रहे हैं रायपुर में, जो अभी रिस्पना पुल के पास है, और दूसरी ओर आप बात करते हैं कि हम राजधानी बनाने जा रहे हैं गैरसैंण को।
तो इन चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन है। जब राजधानी अगर गैरसैंण शिफ्ट की जाएगी तो बहुत सारे विभाग और बहुत सारा जो यात्रा ट्रैफिक का प्रेशर है वो देहरादून शहर से भी खत्म होगा। तो इसलिए क्या ना कि आप सरकार अगर स्पष्ट कर दे मिला हुआ और राज्य सरकार का जो पैसा है इस सारे संसाधनों को अगर आप देहरादून में लगा देंगे तो जब कल हमारे धाकड़ धामी जी जब गैरसैंण को राजधानी घोषित करेंगे तो वहां के लिए पैसे कहां से लाएंगे? अरे धामी जी तो धाकड़ हैं, धामी जी तो धाकड़ हैं, इसीलिए काम भी कर रहे हैं। तुम अपने हिमाचल वालों को देखो जो 550 करोड़ रुपया उनके पास नहीं है तनख्वाह देने के लिए भी, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है। आप उनकी चिंता करो, हमारे धामी जी तो धाकड़ है ही। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर। पर्सनल टारगेट में मैं फिर आपको चेताऊंगी कि पर्सनल टारगेट्स नहीं, ठीक है आप अपनी बात पर रहिए। उत्तराखंड में भी बहुत समस्याएं हैं सर बात करने के लिए। हाँ, मेरा एक निवेदन है कि धामी जी को बिल्कुल मैं अपनी पार्टी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल ना हटाया जाए, जो बार बार हटाने के लिए काम करते हैं ना हो। दूसरा जो काम करने के लिए वो आए हैं, उन्होंने ये जो पैसा आया है ये केंद्र सरकार से आता है, शहरी विकास मंत्रालय से आता है और इसका उपयोग उत्तराखंड में अगर कहीं हित में हो रहा है तो किया जाना चाहिए। रेलवे लाइन बन रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और आगे तक भी बनेगी, तो जब वो शुरू होगी तो बहुत अच्छा ट्रैफिक का जो बोझ है वो भी घटने का काम करेगा। ये अच्छे कार्य हैं जो राज्य के हित में हो रहे हैं, लेकिन जो खराब कार्य हैं हम उसकी तरफ अगर इशारा करते हैं तो इनको सहनशीलता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए तो सुनने की। आपने बिजली की दरें बढ़ाई, राज्य का पर्यटन उद्योग तबाही के कगार पर आ गया। आज कर्नाटक की चिंता करो, कर्नाटक की चिंता करो, जहाँ पे गोली के दाम भी बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, डीजल के दाम भी बढ़े हैं, तेलंगाना में भी बढ़ाए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ाए हैं। संजीव जी हिमाचल प्रदेश में आपने कहा था हाल फिलहाल में अभी देखा होगा 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ दी, किसको दी? संजीव जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कहा चलिए आपने कहा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर आप खोल रहे हैं, एलिवेटेड रोड खोल रहे हैं, उससे पर्यटन जो है दोगुना हो जाएगा, बहुत आसानी से लोग यहाँ आ जा सकेंगे। अभी ट्रैफिक के आप जानते हैं हालात क्या हैं, जहां पर अभी रक्षाबंधन में हमने देखा था जहां पूरा क्राउड था तो सारे कॉर्नर्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए थे, कहीं से भी निकलने की जगह नहीं थी। तो यानी कि आपका पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है, क्योंकि वो पहले से आकलन नहीं किया गया था। बीच में ऑड और इवन की भी बात आ रही थी कि आप लोग कैसे जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, ऑड इवन वो भी उस पर काम नहीं किया जा सका, क्योंकि मूल्यांकन अभी तक आकलन अभी तक हुआ नहीं है कि किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। पार्किंग हमेशा से यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रही है, उस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसे न विपक्ष उठा रहा है बल्कि सभी के सामने है, जनता भी इस पर सवाल उठाती है। सर दिव्या जी देखिए, अभी जिस तरह से एलिवेटेड रोड्स हमारे रिस्पना और बिंदाल के ऊपर लगातार बनाए जा रहे हैं, वो जो ट्रैफिक का हमारा बहुत ज्यादा दबाव इस समय है, उस दबाव को डिवाइड करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। जिस तरह से अभी आप देखते हैं कि ISBT से और राजपुर रोड तक अभी केवल हमारे पास एक सड़क है, सहारनपुर रोड वाली, और जिस समय हमारे ये एलिवेटेड रोड्स ये रिस्पना के और बिंदाल के बन जाएंगे, उस समय हमारे पास 3 सड़कें उपलब्ध होंगी। तो वो जो जितना ट्रैफिक अभी एक सड़क से जा रहा तो वो 3 सड़कों में बराबर डिवाइड होके जाएगा, तो जो जाम की स्थिति है या भीड़ की स्थिति है उसमें उसके ऊपर भी अंतर आएगा। और जिस तरह से रिंग रोड की बात हो रही है, तो रिंग रोड इस तरह से बनाया जा रहा है। अभी आपको जानकारी होगी चक्राता रोड पोंटा साहब जो एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी काम लगभग 70% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ जगह में कुछ पैचेस में एक तरह से अच्छा समस्या एक और है संजीव जी एक छोटी सी समस्या इसी बीच में बता देती हूँ। जब आप कहते हैं काम होगा उससे सुविधा होगी, लेकिन काम की ड्यूरेशन में जितनी असुविधाएं लोगों को होती हैं वो भी देखने वाली बात है। जब कंस्ट्रक्शन किसी रोड का आप करते हैं, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा होता है उससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कैसे निपटेंगे। जब कोई नाली भी खुद रही होती है उसमें भी जाम की स्थिति लोगों को होती है, वहां पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है, उससे कैसे निपटेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल में रिंग रोड बोली और 1 साल में कंप्लीट हो गया, उसको टाइम लगता है।
दिव्य जी देखिए, मैंने कहा चक्रौता रोड पोंटा साहिब जो एक्सप्रेस हाईवे हमारा बन रहा है, इधर हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और पूरे जो हमारा बाहर से जितना टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट का दबाव शहर के जो ट्रैफिक है उसके ऊपर ना पड़े, तो उनको आपस में जोड़ने का काम भी लगातार हो रहा है। जो रिंग रोड के माध्यम से होगा, वो इधर से आप जो पोंटा साहिब वाला है, उधर से आसारोडी वाला है, और इधर से अपना हरिद्वार रोड, तो इस तरह से एक रिंग रोड बनाया जा रहा है जो पूरे के पूरे ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में मैं सोचता हूँ उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, और सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे हम पार्किंग की बात करें, बिल्कुल मिल गई श्रीमान जी। दर्शनी जी, एनजीटी का क्लियरेंस पूछे, क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रस्ताव दिया है एनजीटी का क्लियरेंस मिला या नहीं मिला इनको? दिव्या जी देखिए, ये तो विकास के दुश्मन है, ये तो हमेशा ये तो हमेशा ऐसी बात है, ये तो हमेशा ऐसी बात, हमेशा ऐसी बातें करते हैं। ये तो चाहते ही नहीं कि उत्तराखंड का विकास हो, ये कभी चाहते नहीं उत्तराखंड का विकास हो। संजीव जी, उन्होंने तो स्वागत किया ना कई कामों का, उत्तराखंड का विकास हो, ये चाहते नहीं है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, इससे पहले ये बहस और बढ़े। यहाँ पर एलिवेटेड रोड्स बने, ये चाहते नहीं है। शॉर्ट में फाइनल कमेंट। अरे आपको एनजीटी से क्लियरेंस मिला है या नहीं मिला है? ठीक है सर, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी सर, मेरे पास समय की कमी है। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस का विकास से कभी सर, अभी उन्होंने तारीफ करी ना सर, कई कामों की करी लेना देना सर, उन्होंने तारीफ करी ना, उन्होंने स्वागत किया कई डिसीजंस का, ऐसा नहीं कह सकते। इस डिबेट में उन्होंने खुद बोला है कि कई चीजें स्वागत योग्य है, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संजीव भाई ने जो सब चीजें गिनाई ना यहाँ पे, वो सब मैंने पहले भी कहा कि हो नहीं रहा है, वो सब कुछ रहा है, लेकिन मैं एक ही लाइन में सारी बात को समेट दूं कि सुविधा पूरी है, व्यवस्था अधूरी है। इस बात पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और अब तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैंने बहुत सारे, जब हम देहरादून की बात करते हैं, मैंने कई जगह आपके यहाँ इस चैनल पे कई बार बोला कि बाजार को शिफ्ट करना कोई समाधान नहीं है। अगर हम देहरादून की कुछ चीजें ठीक कर देंगे ना, जैसे देहरादून की 2 नदियां हैं, बिंदाल और रिस्पना, अगर उसकी दोनों तरफे सड़कें और बाजार शिफ्ट कर देते, छोटे छोटे बाजार को बना देते, क्योंकि वो आम लोगों का बाजार है जी, तो मुझे नहीं लगता कि देहरादून में बहुत ज्यादा चीजें सामने संकट आ जाते। बिल्कुल, तो इस तरह से हमको बहुत छोटे काम करने की जरूरत थी। हालांकि उस रिस्पना को साफ करने का सपना किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने देखा था, वो साकार नहीं हो पाया, पता नहीं कभी हो पाएगा। तो इसलिए ये है कि अच्छा ये है कि जो संजीव भाई ने बोला है कि आप थोड़ा उस पर नजर रखिए, क्यों नहीं हो रहा है, और जो चीजें गड़बड़ हो गई कम से कम उसको तो जाते जाते सुधार तो दीजिए। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्य दर्शनी जी, कि विकास चाहे कोई भी सरकार करे, और विपक्ष कभी भी उसका विरोध नहीं करता, पर विकास किस तरीके से किया जा रहा है, किस अनियंत्रित तरीके से किया जा रहा है, विकास किस स्वरूप में किया जा रहा है, उसका विरोध विपक्ष अवश्य करता है। तो अगर उत्तराखंड में भी अगर कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की हो या कभी यूकेडी की हो, तो कोई भी विकास अगर करता है, क्योंकि जनता के लिए सुविधाएं सारी जनता के लिए है, तो उसका विपक्ष कभी भी विरोध नहीं करता। आशीष सैनी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा यही कहना है कि स्मार्ट सिटी को लेकर भी हम बात करें, या देहरादून जो प्रदेश की अस्थायी राजधानी है और हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों में से एक है, तो इसकी व्यवस्था करने में यदि सरकार नाकाम होती है तो सरकार की अदूरदर्शिता है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए कि उसको ठीक कैसे करे। दूसरी बात, सरकार कोई अच्छा काम करती है, निश्चित रूप से वो विकास है, और कांग्रेस हमेशा विकास के साथ रही है, और विकास का मतलब ही कांग्रेस रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल झूठ बोलने में, इन्होंने कहा कि हम चारों तरफ एक रिंग रोड बना रहे हैं। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, क्या एनजीटी की और 15 पैसे पहुंचते, उसे विकास बोलते हो क्या? 1 रुपया दिल्ली चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं, उसे विकास बोलते हैं क्या? भ्रष्टाचार बोलते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 1 रुपया चल के 15 पैसे पहुंचे, 85% को उसको भ्रष्टाचार। आशीष जी कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। संजीव जी, आपके पास आ रही हूँ, कंक्लूड कीजिए आशीष जी। हाँ, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि जब ये कहते हैं कि हमने ये प्रस्ताव लाया है, तो उस प्रस्ताव में एनजीटी का हस्तक्षेप होना है, एनजीटी क्लियरेंस मिलनी जरूरी है। जब तक ये EIA से क्लियरेंस नहीं लेंगे, तब तक उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, सबसे पहले कंडी रोड बनाने का, यानी गैंडी खाता से लेकर रामपुर तक हाईवे एलिवेटेड बनना था, उसके बाद की। वो आज
लगभग 60 साल हो चुके हैं, आज उस हाईवे का कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है जो गढ़वाल और कुमाऊं को एक हाईवे से जोड़ता है। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या EIA क्लियरेंस मिली है या केवल एक भाषण का हिस्सा है? ठीक है संजीव जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्य जी, देखिए सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार डेवलपमेंट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन 2025 है उसको साकार करने की दृष्टि में लगातार काम हो रहा है। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोजगार की बात करें, 18,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है। और जहां नकल विरोधी कानून है, नकल विरोधी कानून है, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहा है। और कठोर धर्मांतरण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है। और यही सारी चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देश का कर्मचारियों को बुला के अपने हाथ से मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में वो नौटंकी कभी देखने के लिए नहीं मिली। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनेगी, रिंग रोड बनेगी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इस प्रोजेक्ट का हाल भी वही होगा जो स्मार्ट सिटी में हुआ, जो गड़बड़ियां स्मार्ट सिटी में हुई। अब देखना ये होगा कि क्या फुल प्रूफ प्लान रिंग रोड और एलिवेटेड रोड के लिए होता है और किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जाती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।